गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप भारतीय ज्ञान और परंपरा को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले दो वीडियो में हमने बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे विषय, टॉपिक जो वैदिक शिक्षा से रिलेटेड थे बताए गए हैं आपको। अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो इससे पहले जाकर टेलीग्राम चैनल पे आप उन वीडियो का अध्ययन करिएगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में एक क्रमागत रूप का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे हम वैदिक शिक्षा पढ़ रहे थे तो वैदिक शिक्षा में तमाम ऐसे बिंदु है जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। जैसे वैदिक शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की संरचना क्या है, शिक्षा की पटचर्या क्या है, अनुशासन क्या है, शिक्षा का माध्यम क्या था वैदिक काल में, ऐसे तमाम बिंदुओं का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आइए हम आज पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे पहला टॉपिक है आज के अध्ययन का वो है वैदिक कालीन शिक्षक। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षक की बात करते हैं तो उस समय शिक्षक को एक अलग नाम दिया गया था या अलग नाम से संबोधित किया जाता था। उस समय शिक्षक को क्या कहा जाता था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु। क्यों? क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं वैदिक काल में, जहां वेदों का वर्चस्व था। वैदिक शिक्षा व्यवस्था 2500 ईसा पूर्व, और उस समय शिक्षक को गुरु कहा जाता था। तो आपको ये भी पता होगा कि जिस समय वेदों का वर्चस्व था वो शिक्षा प्रोवाइड करने का या शिक्षा देने का सिर्फ एक वर्ण व्यवस्था के अधीन कार्य था, और वो कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे जो शिक्षा देते थे। और उन्हें वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गुरु कहा जाता था। अब गुरु कौन होता था? जो कर्तव्यनिष्ठ होता था, धर्मपरायण होता था, ज्ञानी होता था, वेदों का ज्ञाता होता था, ब्रह्मचारी होता था, वही कौन होता था? गुरु होता था। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षक जो है गुरु, जो कि ब्रह्मचारी होता था, धर्मनिष्ठ होता था, चारित्रिक रूप से प्रबल होता था, लोगों की भावनाओं को सम्मान करने वाला होता था, और ज्ञानी भी होता था, विद्वान भी होता था, वेदों का ज्ञाता होता था, वही जो है गुरु होता था। ठीक है ना? अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं। जैसे आपने वैदिक कालीन शिक्षक को पढ़ा, उसी रूप में हम वैदिक कालीन शिक्षार्थी को पढ़ते हैं। शिक्षार्थी या विद्यार्थी कह सकते हैं। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षार्थी की बात करते हैं तो शिक्षार्थी को उस समय क्या कहा जाता था? तो शिक्षार्थी को क्या कहा जाता था? शिष्य कहा जाता था। ठीक है ना? क्या कहा जाता था? शिष्य कहा जाता था। और वो शिष्य कैसे होते थे, कौन होते थे? तो आपको इसके पहले भी पता है, जब हम शिक्षा की संरचना पढ़ा रहे थे तो आपसे बताए थे कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा परिवारों में होती है और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पहले एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। ठीक है ना? जब विद्यार्थी गुरुकुलों में प्रवेश करते थे, और यहाँ शिक्षार्थी का जो जीवन है यानी जो शिष्य है वो उसका जीवन जो है संयमित जीवन होता था। ठीक है ना? अब किस प्रकार संयमित होता था? जैसे वह अविवाहित होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता था, वही गुरुकुलों में प्रवेश ले पाता था। उसे गृहस्थ जीवन का त्याग करना होता था और नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना होता था। जैसे आप लोग वर्तमान में देखिए, आप 22वीं सदी में हैं, बहुत सारे लोग होंगे सुबह 8 बजे उठते हैं सो के। ठीक है ना? लेकिन वहाँ इतना कठोर जीवन था कि जो शिक्षार्थी होता था सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना होता था।
दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद पूरे गुरुकुल की व्यवस्था को देखना होता था, गुरुओं की सेवा करना होता था, भिक्षावृत्ति करनी होती थी। ऐसे तमाम अनुशासित जीवन था और इसके साथ साथ साधारण वस्त्र और सादा भोजन करना होता था। ये उस समय वैदिक कालीन अगर शिक्षार्थी की बात करें तो पूरा उनका जीवन काल संयमित था, अनुशासित था और वो गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे। वही क्या है? वैदिक कालीन शिक्षार्थी है, जिसे शिष्य कहा जाता था। ये भी टॉपिक समझ गए आप, शिक्षक किसे कहते हैं और शिक्षार्थी किसे कहते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे, संबंध कैसे थे, यानी कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसे था। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब गुरु और शिष्य संबंध कैसे थे, तो आप कह सकते हैं कि वैदिक काल में गुरु और जो शिष्य का संबंध है वह अत्यंत मधुर होता था। अगर आप उपमा दे सकते हैं तो उपमा में आप कह सकते हैं कि जो गुरु और शिष्य का संबंध होता था वैदिक काल में, वो पिता और पुत्र के समान होता था। जैसे एक पिता अपने पुत्र के विकास के लिए, अपने पुत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करता है, वैसे ही वैदिक काल में गुरु अपने शिष्यों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सारे कर्तव्यों का पालन करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों का संबंध बहुत ही मित्रवत था और इसके आधार पर मधुर था, और इसके आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो गुरु है वो शिष्य को अपने पुत्र के समान जो है मानता था, उसका विकास करता था। और इसके साथ साथ कुछ गुरुओं के कर्तव्य शिष्यों के प्रति थे और कुछ शिष्यों के कर्तव्य गुरुओं के प्रति थे। दोनों गुरु और शिष्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता था। ठीक है ना? ये भी बिंदु आपने समझ लिया कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसे था। अब इस वैदिक शिक्षा का जो अंतिम बिंदु है, सबसे अंतिम चरण है, वो क्या है? शिक्षण संस्था। अंतिम बिंदु क्या है वैदिक शिक्षा को जो हमें समझना है, वो क्या है? शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्था। ठीक है ना? अगर हम शिक्षण संस्था की बात करें तो सामान्य शब्द में कह सकते हैं विद्यालय। हालांकि उस समय विद्यालय की संकल्पना नहीं थी। ठीक है ना? अब शिक्षण संस्था की बात करते हैं तो विद्यालय, तो आपको पहले भी हमने बताया है और फिर भी जान लीजिए कि जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ होती थी? गुरुकुलों में। कहाँ होती थी? गुरुकुलों में। और यही उस समय के विद्यालय थे। अगर हम शिक्षण संस्था की बात करें तो यही उस समय के क्या थे? विद्यालय थे। अब हमें गुरुकुल के विषय में अध्ययन करना है कि गुरुकुल की स्थिति क्या थी, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ का पठन पाठन कैसे होता था, इस विषय में हमें अध्ययन करना है। ठीक है ना? इसको हम मिटा देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं पाठ्यक्रम में। जो मूल टॉपिक है
जो मूल विषय है वैदिक शिक्षा का और अंतिम बिंदु है वो क्या है? गुरुकुल। अब गुरुकुल का अगर हमें अध्ययन करना है तो कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं के आधार पर हम गुरुकुल का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला है स्थिति। स्थिति ऐसे रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भूलेगा नहीं। स्थिति का मतलब क्या है कि गुरुकुल की स्थिति क्या थी, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है ना। गुरुकुल की स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो उस समय वैदिक काल में जो गुरुकुल की स्थिति होती थी वो जन कोलाहल से दूर, जन कोलाहल अर्थात नगरों से दूर, प्रकृति की गोद में, किसी झरने के किनारे, किसी वन में, जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो, ऐसे स्थानों पर ही, ऐसे ही स्थिति के रूप में गुरुकुल की स्थापना होती थी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा वातावरण, ऐसा शांत वातावरण जहाँ पठन पाठन समुचित रूप से, व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके, ऐसे ही स्थान पर गुरुकुलों की स्थापना होती थी, ठीक है ना। और स्थापना के साथ साथ अगर वैदिक काल में देखा जाए तो गुरुकुल भी कई प्रकार के थे और उनके अलग अलग नाम भी दिए गए थे। जैसे टोल, टोल, घटिका, ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। टोल, घटिका, चरण, चतुष्पथी, ये भी गुरुकुल थे, लेकिन इन गुरुकुलों का अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे टोल, टोल क्या है? जहां भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? टोल कहा जाता था, ठीक है ना। जहां भाषा, साहित्य और दर्शन की शिक्षा दी जाती से उसे घटिका कहा जाता था, ठीक है ना, उसे घटिका कहा जाता था। और जहां किसी वेद के किसी एक अंग का अध्ययन किया जाता था या अध्ययन कराया जाता था उसे चरण कहा जाता था, ठीक है ना। और चतुष्पथी क्या है? जहां चारों शास्त्रों की या चारों शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। और ये चार शास्त्र क्या हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा: दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनियम। दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनियम, ये क्या थे? चतुष्पथी थे। इस प्रकार गुरुकुल भी कई नामों से संबोधित किए जाते थे। टोल क्या था? एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। टोल क्या था? जहाँ दर्शन और जहाँ भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। घटिका, जहाँ भाषा साहित्य के साथ दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और चरण क्या है? जहाँ किसी वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी उसे चरण कहा जाता था। और जहाँ चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी उसे चतुष्पथी कहा जाता था। और चार शास्त्र क्या है? तो आप कहेंगे कि दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनियम, ये क्या हैं? चतुष्पथी हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद अगर हम अध्ययन करते हैं गुरुकुलों की, कि गुरुकुलों में प्रवेश कैसे होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा। स्थिति के बाद अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रवेश, इस बिंदु से आप परिचित ही हैं, पहले भी हमने बता दिया है आपको। क्या परिचित हैं? ये बताया है कि गुरुकुलों में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप लाना। किसके समीप लाना? गुरु के समीप लाना, ठीक है ना। तो इसके विषय में हमने पहले ही आपको बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में, कि गुरुकुलों में प्रवेश
कैसे होता था। ठीक है ना। अब अगले बिंदु की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या अध्ययन करना है गुरुकुल में हमें, कि गुरुकुलों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य। दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य, दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य। तो आप कह सकते हैं कि गुरुकुलों की जो दिनचर्या थी बिल्कुल नियमित थी। गुरुकुलों की जो दिनचर्या थी बिल्कुल नियमित थी। लेकिन आज जो वर्तमान में आप विद्यालयों का स्वरूप देख रहे हैं, इस तरह का कोई शिक्षण कक्ष नहीं होता था, बल्कि जो शिक्षण कार्य होता था वो खुले मैदानों में होता था, वृक्षों के नीचे होता था। आज की भांति कोई क्लासरूम नहीं होता था। गुरुकुल की ये व्यवस्था थी। और शिक्षण मेथड क्या था, तो इसको भी हमने पहले आपको बता चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे शिक्षण विधि। वैदिक काल में शिक्षण विधि क्या है, तो उसमें हमने बताया था तमाम ऐसी विधियां हैं, जैसे वाद विवाद है, अभ्यास है, कहानी विधि है, ठीक है ना, परिचर्चा विधि है, और उसमें भी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि हमने बताया था आपको, श्रवण मनन और निधिध्यासन। ठीक है ना। ये 3 ऐसे मेथड थे जिससे शिक्षण कार्य किया जाता था। और शिक्षण कार्य कहाँ किया जाता था वो भी बता चुके हैं कि आज की तरह क्लासरूम नहीं होते थे, शिक्षण कक्ष नहीं होते थे, बल्कि जो शिक्षण कार्य होता था वो खुले मैदानों में होता था या जो है वृक्षों के नीचे होता था। ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो कह सकते हैं परीक्षाएं एवं उपाधियां। अगला जो बिंदु है गुरुकुल के ही परिप्रेक्ष्य में परीक्षाएं एवं उपाधियां। परीक्षाएं एवं उपाधियां। अगर हम परीक्षाएं एवं उपाधियों की बात करें, क्योंकि हम वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल का अध्ययन कर रहे हैं कि गुरुकुल कैसे होते थे, उसकी क्रियाविधि कैसे होती थी, उसमें शिक्षण कार्य कैसे होता था, तो क्या उसमें परीक्षाएं भी होती थी, क्या उसमें आज की तरह डिग्री या उपाधियां भी दी जाती थी, तो नहीं। गुरुकुल में आज की तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी, बल्कि विद्यार्थी जब अध्ययन करता था, गुरु से अध्ययन कराता था, पठन पाठन होता था, तो उसके बाद उसकी योग्यता ही उसका प्रमाण होती थी। कोई परीक्षाएं नहीं होती। परीक्षाओं का मतलब होता था जब जैसे किसी एक वेद में कोई विद्यार्थी प्रवीण होता था तो तमाम विद्वानों के सामने उसे शास्त्रार्थ करना होता था, वाद विवाद में भाग लेना होता था, प्रश्नों के उत्तर देना होता था, अर्थात मौखिक परीक्षाएं थी। मौखिक परीक्षाएं, कोई इस तरह की परीक्षाएं नहीं थी। ठीक है ना। और अगर हम उपाधियों की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई उपाधि भी नहीं दिया जाता था, उसकी योग्यता ही उसका प्रमाण होती है। लेकिन वैदिक काल में ऐसे तमाम योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता था, जो कि डिग्रियों के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि एक नामकरण कर दिया जाता था। उसको आप जानिए। और यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, जैसे स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। ध्यान दीजिएगा, 4 है स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य। ये 4 एक प्रकार से उपाधियां थी, कोई डिग्री नहीं था, बस उसको संबोधित किया जाता था स्नातक कह के,
वसु कह के, रुद्र कह के और आदित्य कह के, और इसका एक आयु वर्ग भी निर्धारित किया गया था। ये आप समझ चुके हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब गुरुकुल की परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो ये 4 उपाधियां हैं, संबोधित किया जाता था। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्हें इन नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे स्नातक, ठीक है, वसु, रुद्र और आदित्य। और इसका एक आयु वर्ग भी निर्धारित था। जैसे स्नातक है तो 12 वर्ष। कितना अध्ययन करना होता था? 12 वर्ष। और किसका अध्ययन करना होता था? एक वेद, एक वेद का अध्ययन करना होता था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और फिर उसे स्नातक कहा जाता था। ठीक है ना। अब फिर दूसरा वसु है, तो वसु 24 वर्ष, और इसमें 2 वेद का अध्ययन किया जाता था, 2 वेदों का अध्ययन किया जाता था। रुद्र 36 वर्ष, इसमें 3 वेद का अध्ययन किया जाता था। और अंतिम है आदित्य, 12-12 वर्ष का अंतराल है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 48 वर्ष। और इसमें 4 वेदों का अध्ययन किया जाता था, 4 वेद। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन नामों की उपाधियों से अगर देखा जाए तो गुरुकुल में 12 वर्ष तक कोई अध्ययन करता था तो उसे स्नातक कहा जाता था, और 24 वर्ष तक कोई अध्ययन करता था तो उसे वसु कहा जाता है। 36 वर्ष तक कोई अध्ययन करता है तो उसे रुद्र कहा जाता है, और 48 वर्ष तक कोई अध्ययन करता है तो उसे आदित्य कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने जो यूनिट फर्स्ट का भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय और ज्ञान परंपरा, गुरु शिष्य प्रणाली, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे शिक्षा। और आपके पास भी अगर पाठ्य पुस्तक हो, थोड़ा आप पढ़ेंगे, कोई कंटेंट हो तो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में जब हम आएंगे, ये वैदिक कालीन शिक्षा पूरा समाप्त हो गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आपने समझा है। अब शिक्षा, जो नेक्स्ट अगला वीडियो हमारा होगा कि शिक्षा क्या है, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।